हेलो फ्रेंड्स, एग्री जीपी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के एक नए चैप्टर सेल सस्पेंशन कल्चर को पढ़ेंगे। सेल सस्पेंशन कल्चर को पढ़ने से पहले हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में अभी तक जितना भी पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में भाई जाना था, समझा था कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी लिखा हुआ है इसमें दो टर्म है, एक तो बायो, दूसरा टेक्नोलॉजी। तो बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, और यहाँ पे स्पेशली हम माइक्रोब्स की बात करते हैं। और टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कोई भी ऐसी टेक्निक्स जिसको यूज करके हम बायो मतलब बेनिफिशियल प्रोडक्ट जो है बनाने की बात करें, या फिर बेनिफिशियल प्रोडक्ट जो है हम बनाएं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम जो है माइक्रोब्स का यूज करके बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं, बेनिफिशियल प्रोडक्ट जो है बनाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी जो है साइंस है जिसके द्वारा हम लिविंग बींग्स के इस्तेमाल के द्वारा एक प्रोडक्ट जो है बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें हम यहाँ पे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की, तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एक प्रकार से अप्लाइड साइंस है, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें कि हम लोग बायो प्रोसेस और लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर जो फूड प्रोडक्शन है उसमें जो है हम लोग एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन हो गया, फ्लावर्स और टोमेटो हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अच्छा, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है इसमें जैसा कि हमने आपको बताया था कि बहुत सारी मतलब चेंजेज हैं। जैसे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कहते थे कि भाई जो हम लोग दही बनाते थे या फिर हम फर्मेंटेशन के द्वारा जो बियर बनता था तो उसको हम लोग ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। जबकि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है इसमें क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मतलब जो जीन है उसको हम मॉडिफाई करके एक नया रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और उसके थ्रू जो है हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि ह्यूमन में जो डायबिटीज के पेशेंट हैं तो उसमें इंसुलिन का जो है हर बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है। लेकिन अभी क्या है कि जैसे कि जो ई कोलाई है, मनुष्य की आंत में जो ई कोलाई है उसमें जो है इंसुलिन बनाने वाले जीन को ट्रांसफर कर दिया गया, और उस ई कोलाई को डायबिटीज पेशेंट में जो है इंसर्ट करा दिया गया, जिससे जो इंसुलिन है वो प्रोडक्शन जो है मनुष्य के अंदर होने लगा, और इस तरीके से डायबिटीज के पेशेंट जो है वो ठीक हो सके। तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि हम लोग माइक्रोब्स के डीएनए में भी चेंज करके और एक नया माइक्रोब्स एक प्रकार से बना करके, रिकम्बिनेंट माइक्रोब्स बना करके हम बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं, तो वो जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज हमने जो है बताया था आपको, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके तीन पार्ट होते हैं। एक तो एग्रीकल्चरल सॉरी एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया जिसको हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। अच्छा, इसको जीन क्लोनिंग भी बोल देते हैं, इसको हम जीन क्लोनिंग भी बोल देते हैं। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम जीन लेवल पे क्या करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। जो भी डिजायरेबल जीन है उसको हम जो है रखेंगे, अनडिजायरेबल जीन्स को हम कट आउट कर देंगे, उसको हटा देंगे, या फिर जो है उसको साइलेंट कर देंगे, या फिर हम कोई डिजायरेबल जीन्स एक स्थान से ला करके, मतलब एक जीव से निकाल करके उसको हम दूसरे जीव के अंदर डाल देंगे। जैसे कि बैसिलस थ्रूइंजेंसिस से जीन निकाल करके बीटी कॉटन में डाला गया है, जिससे इंसेक्ट रेजिस्टेंसी जो है बीटी कॉटन में आई है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक लेवल पे इंजीनियरिंग करते हैं, किसी जीन को कट करते हैं, उसमें नया जीन जो है ऐड करते हैं, तो ये एक प्रकार से जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। अच्छा, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में एक नया डीएनए सेगमेंट जो है ऐड करते हैं, तो वो जो डीएनए होता है वो रिकम्बिनेंट टाइप का बनता है, मतलब नया कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसीलिए हम इसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इसीलिए हम इसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब हम भाई मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म से जीन निकाले हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म से हमने जीन निकाला, और इस एक जीन को हमने निकाला और इसका हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया, तो अब फिर से मान लीजिए एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुआ तो हमको जो है फिर से जीन को आइसोलेट करना पड़ेगा, डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से। तो हमको करना क्या है, जो भी हमने जीन आइसोलेट किया है, जो भी जीन हमने आइसोलेट किया है, इसका हम जो है क्लोनिंग कर लेंगे, इसकी मल्टीपल कॉपी बना लेंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर एक बार मान लीजिए एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाता है
तो हमको दोबारा जो है डीएनए आइसोलेट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही उसकी मल्टीपल कॉपी बना ली है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है। हालांकि जीन क्लोनिंग जो है ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है सहायता करता है। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग के द्वारा हम किसी भी डीएनए सीक्वेंस का, किसी भी जीन का जो है हम मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर भी हैं। हालांकि अभी तो पीसीआर मशीन का सहारा लिया जाता है। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन होती है, उसमें जो है हम डीएनए के सीक्वेंस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और उस प्रोसेस को बोला जाता है एम्प्लीफिकेशन। पीसीआर मशीन के द्वारा जो है डीएनए की जो कई कापियां हैं, बिलियंस ऑफ द कॉपी हैं, उनको जो हम प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। तो पीसीआर मशीन में अलग अलग जो है रिएक्शंस होती हैं, जैसे डीनेचुरेशन होता है, फिर प्राइमर की एनीलिंग होती है, फिर एक्सटेंशन होता है, फिर उसको हम स्टोर कर लेते हैं पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे जिसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे पीसीआर जब पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका एक पार्ट तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा पार्ट होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। दूसरा पार्ट होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम पौधे के किसी भी भाग को कल्चर करके एक नया पौधा तैयार करने की बात करते हैं अंडर एसेप्टिक कंडीशन इन न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे, अभी इसी पे हम लोग आएंगे। ठीक है, अच्छा, तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का मतलब क्या है कि भाई देखिए, मार्कर की सहायता से हम सिलेक्शन करेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम मान लीजिए किसी भी फील्ड में कोई क्रॉप लगी हुई है, व्हीट की क्रॉप लगी हुई है, और इसमें हम डिजीज रेजिस्टेंसी जो है चेक करना चाहते हैं, डिजीज रेजिस्टेंसी चेक करना चाहते हैं। अब मान लीजिए जो है ऐसी कंडीशन बनी ही नहीं कि यहाँ पे वायरस का इन्फेक्शन हो या फिर फंगस का इन्फेक्शन हो, तो क्या होगा, डिजीज जो है फसल में नहीं आएगी, डिजीज जो है फसल में नहीं आएगी। अच्छा, डिजीज फसल में आई नहीं, और हमने क्या मान लिया कि ये जो फसल लगी हुई है ये डिजीज के प्रति क्या है, रेजिस्टेंट है, तो हमने तो इसको रेजिस्टेंट मान करके सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगले साल क्या होगा, अगले साल जब इन्वायरमेंट बनेगा तो फिर से डिजीज आ जाएगी। तो इसलिए ये सिलेक्शन क्या होगा, ये सिलेक्शन जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमको जो है मार्कर की सहायता लेना है। हमको जो है चाहे वो मार्फोलॉजिकल मार्कर हो, चाहे वो क्या नाम है बायोकेमिकल मार्कर हो, या फिर चाहे डीएनए मार्कर हो। डीएनए मार्कर थोड़ा सा ज्यादा जो है रिलीवेंट समझाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए इसके अंदर डीएनए है या फिर जीन है रेजिस्टेंसी के लिए, तो फिर ये रेजिस्टेंट होगा ही होगा। तो उस पर्टिकुलर हम मार्कर की मदद से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंट है या फिर नहीं है। उस पर्टिकुलर सीक्वेंस अगर प्रेजेंट है, रेजिस्टेंट के लिए जो भी, रेजिस्टेंसी के लिए जो भी सीक्वेंस है डीएनए सीक्वेंस, अगर उस डीएनए सीक्वेंस की प्रेजेंस है इसके अंदर, तो इट मीन्स ये रेजिस्टेंसी रख रहा है, अदर अन्यथा की स्थिति में ये रेजिस्टेंसी नहीं रख रहा है। तो ये तो डीएनए मार्कर की बात हो गई। इससे प्रोटीन मार्कर की बात करें, बायोकेमिकल मार्कर की बात करें। बायोकेमिकल मतलब भाई जो लिविंग बीइंग्स के अंदर जो केमिकल बन रहे हैं, प्रोटीन क्या है, एक प्रकार का केमिकल ही है। तो लिविंग बीइंग्स के अंदर जो भी केमिकल्स बन रहे हैं, जैसे प्रोटीन बन रहा है, तो उसके आधार पर अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो मान लीजिए भाई कोई ऐसा केमिकल्स है जो कि किसी भी, जैसे बीटी कॉटन में क्या है भाई, एक ऐसा एंजाइम्स बन रहा है जो कि उस इंसेक्ट के जो है स्टोमेज को क्या करता है, डैमेज कर दे रहा है। तो मान लीजिए अगर वो एंजाइम बन रहा है और हमको वहां से मिल जा रहा है कि भाई ये एंजाइम, पर्टिकुलर एंजाइम इस पर्टिकुलर क्रॉप में बन रहा है, तो इसका मतलब कि वो जो है इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंट होगा। तो जब हम प्रोटीन की मदद से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंट है या फिर नहीं है, तो उस प्रकार की चीज को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल मार्कर। तो बायोकेमिकल मार्कर के आधार पर हम सिलेक्शन कर रहे हैं। या फिर कुछ मार्फोलॉजिकल मार्कर होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए इंसेक्ट रेजिस्टेंसी की हमको बात कर रहे हैं, तो अगर किसी भी प्लांट की जो क्यूटिकल लेयर है वो थोड़ा सा थिक है, मोटी है, या फिर उसमें रोए पाए जा रहे हैं, तो इंसेक्ट थोड़ा सा अटैक कम करेंगे। तो इस तरीके की मैकेनिज्म अगर किसी प्लांट में पाई जा रही है, मान लीजिए भाई जो है किसी प्लांट में मान लीजिए रेड कलर के फ्लावर है और इंसेक्ट जो है उसी को पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि अगर किसी प्लांट में रेड कलर के फ्लावर हैं तो वो इंसेक्ट के प्रति क्या होगा, ससेप्टेबल होगा। और जिसमें जो है व्हाइट कलर के फ्लावर हैं उसमें जो है इंसेक्ट अटैक नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो व्हाइट कलर के फ्लावर हैं वो जो है हमको बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्लांट में जो है क्या है,
इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंसी है। तो ये जो हमको मार्फोलॉजिकली दिख रहे हैं, जैसे कि मतलब क्यूटिकल लेयर मोटी है, या फिर जो है उसमें हेयर्स पाए जा रहे हैं, रोए पाए जा रहे हैं, है नहीं, या फिर जो है फ्लावर व्हाइट कलर के हैं, तो ये सभी क्या है, ये मार्फोलॉजिकल मार्कर होंगे। अब हम मार्फोलॉजिकल मार्कर के आधार पे भी भाई कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो प्लांट है या पर्टिकुलर जो वैरायटी है ये इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंट है। तो हम यहाँ पे मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन जो होता है, इसमें हम मार्कर के आधार पे, मार्कर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, जो जिससे कि जो सिलेक्शन होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन जो है वो है सिलेक्शन विद द हेल्प ऑफ मार्कर। अब वो मार्कर जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, डीएनए मार्कर भी हो सकते हैं और प्रोटीन मार्कर भी हो सकते हैं, मतलब बायोकेमिकल मार्कर भी हो सकते हैं, और मार्फोलॉजिकल मार्कर भी हो सकते हैं। तो मार्कर कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। डीएनए मार्कर में भी बहुत सारे मार्कर हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि भाई RFLP है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमार्फिज्म है, RAPD है, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमार्फिक डीएनए है नहीं। तो इस तरीके से AFLP है, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है, बहुत सारे जो है मार्कर्स हैं, SSR है, सिंपल सीक्वेंस रिपीट है नहीं। इस तरीके से बहुत सारे मार्कर्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तीन जो है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के तीन ब्रांचेज हैं, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा प्लांट टिश्यू कल्चर, और तीसरा जो है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। इसमें से हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर को जो है डिस्कस कर रहे थे, तो इसको हम लोग आज जो है आगे बढ़ाएंगे नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए भी थे, और उन चीजों को आज रिपीट करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद फिर जो है हम लोग आज सेल सस्पेंशन कल्चर, और मौका मिलेगा तो और भी जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर में भाई हमने आपको बताया था कि हम लोग जो है पौधे के किसी भी भाग को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया में एसेप्टिक कंडीशन में, न्यूट्रिएंट मीडिया में है नहीं, न्यूट्रिएंट, एक तो न्यूट्रिएंट मीडिया हो गया और दूसरा एसेप्टिक कंडीशन हो गया। एसेप्टिक कंडीशन, न्यूट्रिएंट मीडिया में एसेप्टिक कंडीशन में हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं पौधे के किसी भी भाग को। अच्छा, जो भाग जो है यूज करते हैं कल्चर के लिए उसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट। तो अच्छा, अब ये जो भी चीजें हो रही हैं ये जो होती है आर्टिफिशियल कंडीशन, मतलब लैब कंडीशन या फिर ग्लास कंडीशन होती हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन विट्रो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन विट्रो। तो हम इसमें कर क्या रहे हैं, इन विट्रो कल्चर ऑफ एक्सप्लांट इन न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर एसेप्टिक कंडीशन। तो एसेप्टिक कंडीशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसेप्टिक कंडीशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि अगर मान लीजिए माइक्रोब्स हैं तो वो फिर जो है ग्रोथ करने लगेंगे और एक्सप्लांट की जो ग्रोथ है वो नहीं होगी, कंटामिनेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी जो है चीजें किसमें होती हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंतर्गत होती हैं। तो एक्सप्लांट भाई कोई भी प्लांट पार्ट जो कि हम प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम बोल देते हैं एक्सप्लांट। अब एक्सप्लांट कुछ भी हो सकता है, जैसे सीड हो सकता है, लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है, या फिर एम्ब्रियो हो सकता है, या फिर एंथर हो सकता है, ओव्यूल हो सकता है, एंडोस्पर्म हो सकता है, कोई भी ऑर्गन जो है, कोई भी प्लांट पार्ट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा गोल क्या है, व्हाट इज आवर गोल। अगर हमारा गोल है हेप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए तो भाई हम एंथर कल्चर करेंगे या फिर हम ओव्यूल कल्चर करेंगे। अगर हमारा मकसद जो है, हमारा गोल जो है वो ट्रिप्लॉइड प्रोडक्शन का है तो हम एंडोस्पर्म कल्चर करेंगे। अगर हमारा गोल जो है वो वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन करने का है, भाई कोई वायरस इन्फेक्टेड प्लांट पॉपुलेशन है उसमें से हम सोच रहे हैं कि हमको वायरस फ्री प्लांट जो है ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए हम लोग जो है मेरिस्टेम कल्चर करेंगे। उसके लिए हम लोग मेरिस्टेम कल्चर करेंगे। और मेरिस्टेम होता क्या है, देखिए पौधे के टिप पे, पौधे के ऊपर जो है टिप पे जो पोर्शन होता है वहां पे मेरिस्टेम पाया जाता है। मेरिस्टेम जो है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप होता है। मेरिस्टेम जो होता है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप होता है। तो यहीं से पौधा जो है लगातार डिवीजन के थ्रू जो है बढ़ता जाता है, ग्रोथ करता जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं। अब मेरिस्टेम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो लगातार क्या हो रही है, डिवाइड हो रही हैं। जब कोशिकाएं लगातार डिवाइड होती हैं तो वो भाई बहुत ही यंग होती हैं, और यंग होने के साथ साथ वो जो है उनको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन नहीं दे सकती हैं, उनको खुद न्यूट्रिशन की जरूरत है। जब उनको खुद न्यूट्रिशन की जरूरत है तो वहां पे वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता, मतलब मेरिस्टेम जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होता है। अब अगर ये वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है तो हम इसको आइसोलेट करके इसका अगर कल्चर कर लेते हैं तो हम वायरस फ्री प्लांट जो है ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम दी
वायरस इन्फेक्टेड फीड प्लांट पॉपुलेशन, है नहीं। तो इस तरीके से इन चीजों को हमने समझा भाई। इन विट्रो का मतलब क्या है, ग्लास कंडीशन या फिर आर्टिफिशियल कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन का मतलब है फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। और न्यूट्रिएंट मीडिया, देखिए कोई भी जो है कल्चर मीडिया जो कि हम किसी भी प्लांट पार्ट को ग्रो कराने के लिए यूज कर रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट मीडिया कहेंगे। इसमें भाई वाटर होगा, मिनरल्स होगा, साल्ट होगा, ग्रोथ हार्मोन्स होंगे, ये सारी चीजें इसमें जो है न्यूट्रिएंट मीडिया में होंगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर करने की बात करते हैं तो प्लांट की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल है, उनके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो पूरे प्लांट को प्रोड्यूस कर सकती है, वो पूरे प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बींग्स में जो कोशिकाएं हैं, उनमें ऐसी क्षमता थोड़े ना है कि उसको कल्चर करिए और उसी के जैसा एक जो है क्या नाम है पूरा मनुष्य जो है तैयार हो जाएगा। तो ये कहलाती है एबिलिटी टोटीपोटेंसी, ये एबिलिटी कहलाती है टोटीपोटेंसी। तो प्लांट सेल की ऐसी क्षमता जिसके द्वारा वो सिंगल सेल पूरा का पूरा पौधा तैयार कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। इस क्षमता को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी, ठीक है। अच्छा, ये जो इन विट्रो है, इसके साथ में हमने जो है एक चीज और जाना था, इन विवो। एक चीज और जाना था, इन विवो। तो इन विवो का मतलब होता है नेचुरल कंडीशन। इन विवो का मतलब होता है नेचुरल कंडीशन या फिर लिविंग कंडीशन, या फिर लिविंग कंडीशन। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस किए थे ना, ठीक है। लिविंग कंडीशन, नेचुरल कंडीशन या फिर लिविंग कंडीशन। जबकि इन विट्रो का मतलब है आर्टिफिशियल कंडीशन या फिर ग्लास कंडीशन, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग भाई एक एक चीजों को फिर से चूंकि रिवाइज करना है, नहीं तभी चीजें समझ में आएंगी। काफी लंबा गैप भी हो गया है, वीडियो बन नहीं पाई, तो चीजें रिवाइज करना जो है जरूरी हो जा रहा है। अच्छा, दूसरा चीज, जब हम भाई प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, भाई हमने जो है कल्चर किया, तो भाई इसमें जो है क्या होता है, इक्स प्लांट जब हमने न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या किया, ग्रो कराया, तो इसमें जब इक्स प्लांट जो है उसमें क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अब जब डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारी कोशिकाएं जो है आपस में क्या है भाई, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, कोशिकाओं का एक ग्रुप बन जाता है, कोशिकाओं का एक ग्रुप बन जाता है। अच्छा, ये कोशिकाएं ही होती हैं, इसमें और कुछ नहीं होता है। मतलब ना तो रूट है, ना तो शूट है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, केवल अनडिफ्रेंशिएटेड क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है, मास ऑफ सेल्स। मतलब कोशिकाओं का एक अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप है। तो इस अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप को हम क्या कहेंगे, कैलस कहेंगे। इसको हम लोग बोलते थे भाई कैलस। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैलस बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कैलस बोलेंगे। तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है। अच्छा, अब देखिए जब हमने जो है कोई एक्स प्लांट लेकर के हम जो है लेकर के आए, मान लीजिए हम लीफ को लेकर के आए, मतलब लीफ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के आए, तो लीफ क्या हमको पता है कि वो लीफ है, मतलब वो डिफ्रेंशिएटेड है। लीफ में क्या है, वो डिफ्रेंशिएटेड है। और यहाँ पे जो लीफ है ये किसमें कन्वर्ट हो गई है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। डी डिफ्रेंशिएशन जो है इसको हम बोलेंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएटेड पार्ट जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड पार्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे। इस चीज को हम लोग डी डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे। अच्छा, अब ये कैलस जो है ना, अब ये तो है ना कि भाई हमको कैलस ही बनाना था, हमको तो प्लांट बनाना है, हमको तो प्लांट बनाना है। तो इसमें जब हम जो फाइटो हार्मोन्स हैं इनको जब हम चेंज करते हैं, इनका जो कंसंट्रेशन है वो चेंज करते हैं, जैसे कि अगर हम साइटोकाइनिन ज्यादा डाल देते हैं, हम साइटोकाइनिन जो है, मतलब ये होता है भाई हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो अगर डालते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सूट का फॉर्मेशन होने लगता है। किसका फॉर्मेशन होने लगता है, शूट फॉर्मेशन होने लगता है भाई। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कालोजेनेसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं कालोजेनेसिस, ठीक है। सूट का फॉर्मेशन होने लगता है जिसको हम बोलते हैं कालोजेनेसिस। तो भाई यहाँ देखिए सूट का फॉर्मेशन होने लगा, मान लीजिए सपोज दैट, फिर इसको जो सूट का फॉर्मेशन हो गया, इसको फिर हम रूटिंग मीडियम में डालते हैं। रूटिंग मीडियम में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, वहां पे क्या हो जाएगा, हाई ऑक्सिन,
वहां पे हो जाएगा हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो ये हो जाएगा। तो जब हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो हो जाएगा तो भाई रूट का भी फॉर्मेशन जो है होने लगेगा। तो रूट का भी फॉर्मेशन होने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि शूट का फॉर्मेशन हुआ और रूट का फॉर्मेशन हुआ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑर्गन्स जो है बनना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस हो रहा है इसको हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे। देखो डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे था ही, जो हम लीफ लेकर के आए थे ये डिफरेंशिएटेड थी, इसको इसके बाद हमने क्या बनाया, कैलस बनाया, तो ये डी डिफरेंशिएशन हो गया। ये क्या हो गया, डी डिफरेंशिएशन हो गया। और इससे फिर से जो है जब सूट और रूट बनने लगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे। इसको हम रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे क्योंकि पुनः जो है डिफरेंशिएशन हो रहा है। अच्छा, जब रीडिफरेंशिएशन हो गया भाई तो एक अब क्या हुआ, एक जो है पौधा छोटा सा प्लांटलेट बन गया। ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा पौधा बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, प्लांटलेट बोलेंगे। ठीक है, प्लांट नहीं प्लांटलेट बोलेंगे। छोटा सा मिनिएचर पौधा बनेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लांटलेट बोलेंगे। अब ये नया पौधा बन गया है, मतलब ये जो पौधा नया बना है इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रीजनरेशन बोलेंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे भाई रीजनरेशन, क्योंकि नया पौधा जो है बन गया है। तो ये चीज आपको समझ में आई भाई, रीजनरेशन है नहीं, तो ये चीज हो गई रीजनरेशन। अच्छा, रूट का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग राइजोजेनेसिस बोलते हैं। ये मैं आपको बताना भूल गया भाई। तो रूट का जो फॉर्मेशन है वो राइजोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, राइजोजेनेसिस मतलब रूट फॉर्मेशन, राइजोजेनेसिस मतलब रूट फॉर्मेशन। ठीक है, और कालोजेनेसिस मतलब, कालोजेनेसिस का मतलब होता है सूट फॉर्मेशन। ठीक है, सूट फॉर्मेशन। तो ये चीज आप लोग भाई याद रखिएगा, राइजोजेनेसिस मतलब रूट फॉर्मेशन और कालोजेनेसिस मतलब सूट फॉर्मेशन। अगर साइटोकाइनिन हाई है तो कालोजेनेसिस होगा, अगर ऑक्सिन हाई है तो फिर राइजोजेनेसिस होगा। इन दोनों का कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो कैलस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जो मीडिया है उसमें किस तरीके का कंसंट्रेशन जो है इन ग्रोथ हार्मोन्स का है। ठीक है, अब देखिए जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो क्या होता है कि भाई हमने प्लांट टिश्यू कल्चर किया तो हमने बहुत सारे पौधे बनाए, हमने जो है भाई बहुत सारे पौधे जो है बना लिए, क्योंकि हमको तो भाई कॉमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन करना है। तो ये जो भी पौधे होंगे ये जेनेटिकली क्या होंगे, ये जेनेटिकली जो है आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे, जेनेटिकली जो है आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि ये प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा जो है बनाए गए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई गैमीट का फ्यूजन नहीं हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई प्रोसेस नहीं हुई है। तो ये क्या होंगे, जेनेटिकली जो है आइडेंटिकल होंगे। ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे तो इनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। इनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। तो क्लोन क्या है, क्लोन इज ए ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। क्लोन इज ए ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो भाई इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। अच्छा, चूंकि हम जो है बहुत सारा भाई क्या नाम है, ग्रुप बहुत सारे मतलब प्लांट बना रहे हैं, जब बहुत सारे प्लांट बना रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जब हम भाई कल्चर करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो है किसी भी प्लांट पार्ट को क्या किया, कल्चर किया। तो कल्चर करने पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ग्रोथ होगी, कैलस बनेगा। मान लीजिए सपोज दैट कैलस बन गया, कोई जरूरी नहीं है कैलस बनेगा भाई, डायरेक्टली जो है सूट भी बन सकता है, डायरेक्ट जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी करा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया एंड ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे क्या बना है, कैलस बना है, यहाँ पे कैलस बना है। अब हमको बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन करना है, बहुत सारा हमको प्रोड्यूस करना है, तो हम इस कैलस का कुछ पार्ट निकाल करके क्या करेंगे, फ्रेश मीडिया में ट्रांसफर कर देंगे। हम फ्रेश मीडिया में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब कल्चर बोलेंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे सब कल्चर। क्या बोलेंगे भाई, सब कल्चर बोलेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सब कल्चर। तो सब कल्चर में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है एसेप्टिक ट्रांसफर कर रहे हैं, किसका, ए पार्ट ऑफ कल्चर। भाई ये क्या था, कल्चर था, ये क्या था, कल्चर था। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, एसेप्टिक ट्रांसफर ऑफ ए पार्ट ऑफ कल्चर इनटू ए फ्रेश मीडियम। तो इसको हम बोलेंगे सब कल्चर।
अब देखिए ये सब कल्चर किया, फिर हमने एक और सब कल्चर किया, फिर हमने एक और सब कल्चर किया, तो हमने कई सारे जो है सब कल्चर किए, क्योंकि हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, हमको बहुत सारे पौधे जो तैयार करने हैं। तो जब बहुत सारे सब कल्चर करेंगे तो इनके बीच में एक टाइम इंटरवल होगा, इनके बीच में एक टाइम इंटरवल होगा। इस टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं पैसेज टाइम, इस टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं पैसेज टाइम, ठीक है। तो द टाइम इंटरवल बिटवीन टू और मोर सक्सेसिव सब कल्चर इज कॉल्ड पैसेज टाइम। तो पैसेज टाइम क्या है भाई, टाइम इंटरवल है, दो या दो से अधिक जो सब कल्चर हो रहे हैं उनके बीच में जो टाइम इंटरवल है उसको हम बोलते हैं पैसेज टाइम, ठीक है। तो आपको पैसेज टाइम समझ में आया, सब कल्चर समझ में आया, कल्चर भी आपको समझ में आया नहीं? अच्छा अभी देखिए हम जो है क्या नाम है, जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर में, तो ये हम क्यों कर रहे हैं भाई, प्रोपेगेशन के लिए। किसके किसके लिए कर रहे हैं, प्रोपेगेशन के लिए। जैसा कि प्रोपेगेशन आपको पता है, प्रोपेगेशन क्या होता है भाई, हम उसमें क्या करते हैं, किसी भी प्लांट पार्ट के द्वारा जो है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को। तो प्रोपेगेशन में हम लोग जो है किसी भी क्रॉप प्लांट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, माइक्रो प्रोपेगेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो प्रोपेगेशन। अब देखिए माइक्रो का मतलब क्या भाई, ग्लास वेसल में कर रहे हैं ना, किसमें कर रहे हैं, ग्लास वेसल में कर रहे हैं, हम ग्लास वेसल में कर रहे हैं। तो ग्लास वेसल भाई छोटी सी ग्लास वेसल है, हम लैब कंडीशन में कर रहे हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन में कर रहे हैं, तो बहुत ही माइक्रो लेवल पे कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं भाई, मल्टीप्लीकेशन ही तो कर रहे हैं, बहुत सारे प्लांट हम बना रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा। तो हम यहाँ पे प्रोपेगेशन ही तो कर रहे हैं। जैसे प्रोपेगेशन में क्या होता है भाई, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सारी चीजें क्या है, प्रोपेगेशन के मेथड्स हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोपेगेशन ही कर रहे हैं, लेकिन ग्लास में कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर को हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोल सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर को हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन विट्रो प्रोपेगेशन, इन विट्रो प्रोपेगेशन इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। तो इन विट्रो प्रोपेगेशन जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन कहेंगे। इन विट्रो का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, इन विट्रो का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल कंडीशन या फिर लैब कंडीशन या फिर ग्लास कंडीशन, ठीक है। तो इन विट्रो का मतलब आपको समझ में आ गया, और माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब भी आपको समझ में आ गया। अच्छा देखिए जैसे हमने आपको अभी बताया कि भाई यहाँ पे देखिए सूट का फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया क्या है, सूट का फॉर्मेशन, और ये फिर भाई रूट का फॉर्मेशन। तो ये सब क्या है, ये सब ऑर्गन है ना, ये सब क्या है, ऑर्गन है। तो कैलस के द्वारा जब ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस का भी नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस का भी नाम देते हैं। और ये डिफ्रेंसिएशन का भी पार्ट है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन हैं, तो डिफ्रेंसिएशन का भी पार्ट है। और चूंकि ऑर्गन बन रहे हैं तो इसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस आपको समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट सेल जो होती है, जो प्लांट सेल होती है, इसमें आपने देखा है कि एक वाल पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेल वाल, जिसको बोलते हैं सेल वाल। प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती है। तो ये देखिए एक हमने प्लांट सेल बना दिया, यहाँ पे इसको हमने न्यूक्लियस बना दिया, और न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स होंगे यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, जिसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। अब इस प्लांट सेल से अगर हम सेल वाल को हटा देते हैं, इस प्लांट सेल से अगर हम सेल वाल को हटा देते हैं तो इस तरीके का कुछ एक स्ट्रक्चर बचेगा, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर एक बचेगा, ठीक है। यहाँ पे सेल ऑर्गेन्स होंगे बहुत सारे, मैं बना नहीं रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे सेल ऑर्गेन्स होंगे, और ये न्यूक्लियस है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। अच्छा ये तो प्रोटोप्लास्ट हो गया। अगर इस प्रोटोप्लास्ट से हम क्या करें, न्यूक्लियस को भी निकाल दें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा भाई, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ पे भाई सेल ऑर्गेन्स होंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे साइटोप्लास्ट, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लास्ट, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लास्ट। तो प्लांट सेल से अगर हम सेल वाल निकाल देते हैं तो प्रोटोप्लास्ट, और प्रोटोप्लास्ट से अगर हम
न्यूक्लियस को निकाल देते हैं तो साइटोप्लास्ट। अब आप कहेंगे कि भाई ये हम निकाला क्यों, है ना, क्यों निकाला? तो निकाला इसलिए क्योंकि जैसे आप जानते हो कि हमको हाइब्रिड बनाना रहता है, अगर हमको क्या करना रहता है, हमको अगर हाइब्रिड बनाना रहता है तो हम क्या करते हैं भाई, क्रॉसिंग करते हैं जेनेटिकली। दो या दो से अधिक जो है, जो ऐसे पौधे हैं, जो ऐसे वैरायटीज हैं जो कि जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट है, उनके बीच में हम क्या बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं, जिससे एक हमको हाइब्रिड प्रोजनी मिलती है। तो हाइब्रिड प्रोजनी की डिफिनीशन जैसे आप जानते हो, हाइब्रिड प्रोजनी जे प्रोजनी ऑब्टेन्ड थ्रू क्रॉसिंग बिटवीन टू और मोर जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स। तो वो क्या होता है भाई, हाइब्रिड होता है। क्या होता है? हाइब्रिड होता है। अच्छा, वो हाइब्रिड बनाने के लिए भाई अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन करते हैं, देन फिर पॉलिनेशन करते हैं, है नहीं? तो इस तरीके की प्रोसेस होती है, तो वहां पे क्या बनता है, हाइब्रिड बनता है। अच्छा, ये जो हाइब्रिड बन रहा है ये जो है गैमीट के फ्यूजन से बन रहा है, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि ये हमने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया और ये हमने साइटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया, तो यहाँ से हमने सेल वॉल जो हटाई है उसका मेन मकसद यही है कि हम इनका फ्यूजन करा सकें। हम इनका क्या करा सकें, फ्यूजन करा सकें, क्योंकि सेल वॉल है नहीं तो ये दोनों सेल क्या हो सकती हैं, फ्यूज हो सकती हैं। मान लीजिए हमको अगर दो क्रॉप प्लांट में भी अगर हमको फ्यूजन कराना है, हमने जो है ब्रिंजल से मान लीजिए प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया और हमने जो है टोमेटो से हमने क्या आइसोलेट कर लिया, हमने जो है साइटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया, और इन दोनों सेल को हमने क्या किया भाई, फ्यूज करा दिया पेज से, विद द हेल्प ऑफ पेज। पेज क्या होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ये इसको बोलते हैं फ्यूसोजेन, इसको बोलते हैं फ्यूसोजेन। तो इससे एक सोमैटिक हाइब्रिड बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, एक सोमैटिक हाइब्रिड बन जाएगा। सोमैटिक हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स के फ्यूजन से बना है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे भाई सोमैटिक हाइब्रिड। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाएगी, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो हाइब्रिड बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड बोलेंगे। ये जो है प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट के फ्यूजन से बना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने जो है एक सेल में न्यूक्लियस लिया हुआ है, दूसरे में सेल में न्यूक्लियस नहीं लिया हुआ है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पर भी प्रोटोप्लास्ट लें, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर भी हम प्रोटोप्लास्ट लें, तो दोनों का प्रोटोप्लास्ट हम ले सकते हैं और एक का प्रोटोप्लास्ट और एक का साइटोप्लास्ट भी ले सकते हैं। अच्छा, जब हम एक का प्रोटोप्लास्ट और दूसरे का साइटोप्लास्ट ले रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस तो एक सेल का है लेकिन साइटोप्लाज्म जो है दोनों सेल का है। तो इस तरीके के सोमैटिक हाइब्रिड को हम बोलते हैं स्पेशली साइब्रिड, इसको हम बोलते हैं साइब्रिड। तो साइब्रिड इज ए फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड साइटोप्लास्ट। तो इस तरीके से हम जो है लैब में ही क्या बना लेते हैं, एक सोमैटिक हाइब्रिड बना लेते हैं। और हम फील्ड में एक लार्ज स्केल पे जो भाई क्या नाम है प्रोडक्शन होता है, मान लीजिए फील्ड में हमको क्या कराना पड़ेगा भाई, बहुत बहुत लार्ज स्केल में भाई लगाना पड़ेगा, फसल लगाना पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारी भाई रिसोर्सेज भी लगते हैं, लेबर लगते हैं, सारी चीज़ें लगती हैं। तो उन सारी चीज़ों से हम क्या बच सकते हैं, उन सारी चीज़ों से हम यहाँ पे बच सकते हैं। हम लैब में ही ग्लास कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक सोमैटिक हाइब्रिड हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये साइब्रिड होगा इसके पास न्यूक्लियस तो एक सेल का होगा लेकिन साइटोप्लाज्म जो है दोनों सेल का होगा। अच्छा, सोमैटिक हाइब्रिड जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस यहाँ भी हो सकता है, मतलब ये भी प्रोटोप्लास्ट और ये भी प्रोटोप्लास्ट हो सकता है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड ही बोलेंगे, क्योंकि सोमैटिक सेल के फ्यूजन से वो बना है। तो जो सोमैटिक हाइब्रिड है, सॉरी जो साइब्रिड है, जो साइब्रिड है ये हमेशा सोमैटिक हाइब्रिड ही होगा। जो साइब्रिड है ये हमेशा सोमैटिक हाइब्रिड ही होगा, लेकिन सभी सोमैटिक हाइब्रिड जो है वो साइब्रिड नहीं होंगे। क्योंकि ये जो केस मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करके होगा, उसको क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड तो बोलेंगे, लेकिन साइब्रिड नहीं बोलेंगे, क्योंकि साइब्रिड के पास न्यूक्लियस एक सेल का है और साइटोप्लाज्म जो है दोनों सेल के हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई भाई, साइब्रिड और सोमैटिक हाइब्रिड, है नहीं? ठीक है, अब देखिए जब हम सोमैटिक हाइब्रिड बनाने की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए एक ऐसी सेल बनी है जिसके पास दो न्यूक्लियस हैं, जिसके पास क्या है, दो न्यूक्लियस हैं, और दोनों न्यूक्लियस क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट हैं।
तो ऐसी सेल को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोकैरियोन बोलेंगे। ऐसी सेल को हम बोलेंगे हेट्रोकैरियोन। तो कोई एक ऐसी सेल जिसका जो न्यूक्लियस है, मतलब जो जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है, दो या दो से अधिक जो न्यूक्लियस है वो क्या है, जेनेटिकली जो है डिसिमिलर है, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोकैरियोन। हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है और कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है, तो ये हेट्रोकैरियोन हो जाएगा। इसी के जगह अगर यहाँ पे हम कहते हैं होमोकैरियोन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ऐसी सेल जिसके पास दो या दो से अधिक न्यूक्लियस है और जिनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोकैरियोन बोलेंगे। अच्छा, ये जो हेट्रोकैरियोन है, अगर इसका न्यूक्लियस जो है फ्यूज हो जाता है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, ये न्यूक्लियस क्या हो गया, फ्यूज हो गया, तो इस तरीके की सेल जो होगी इसको हम बोलेंगे सिनकैरियोन बोलेंगे। अगर हेट्रोकैरियोन में न्यूक्लियस जो है फ्यूज हो गया तो उससे जो सेल बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे, सिनकैरियोन बोलेंगे, इसको हम सिनकैरियोन बोलेंगे। अच्छा, अभी तक तो हम ये बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है अलग अलग है। अगर मान लीजिए हम किसी भी सेल में किसी दूसरी जगह से जो है, किसी दूसरी सेल से या किसी दूसरी प्लांट स्पीशीज से की सेल से हम जो है क्या करते हैं, मान लीजिए हम सेल ऑर्गेनिज निकाल लेते हैं और सेल ऑर्गेनिज निकाल करके मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया निकाल करके हम इस सेल के अंदर जो है हम इंसर्ट करा दिए, तो ऐसी सेल जिसके पास फॉरेन सेल ऑर्गेनिज होंगे, जिसके पास फॉरेन सेल ऑर्गेनिज होंगी, क्या होंगे, फॉरेन सेल ऑर्गेनिज होंगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोप्लास्ट बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोप्लास्ट, इसको हम बोलेंगे भाई हेट्रोप्लास्ट बोलेंगे। तो ऐसी सेल जिसके पास फॉरेन सेल ऑर्गेनिज होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी टर्मिनोलॉजी भाई हम लोग डिस्कस कर भी चुके थे और एक बार यहाँ पे हमने फिर से डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी 4-5 टर्मिनोलॉजी और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि देखिए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोसॉल और हाइलोप्लाज्म। ठीक है, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं जो सेल होती है, सेल के अंदर जो भी लिक्विड भरा रहता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य। सेल के अंदर जो भी लिक्विड भरा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर हो या फिर न्यूक्लियस के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जैसे बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, अब देखिए यही प्रोटोप्लाज्म अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तो इसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए जो सेल है, सेल के अंदर दो तरीके के सेल ऑर्गेन्स जो है पाए जाते हैं, सेल के अंदर दो तरीके के सेल ऑर्गेन्स जो है पाए जाते हैं। एक तो मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो ये सभी क्या है, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन्स हैं। और नॉन मेम्ब्रेनस में क्या है, देखिए राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेनस में राइबोसोम है। राइबोसोम क्या है भाई, नॉन मेम्ब्रेनस है, ये जो है नॉन मेम्ब्रेनस है। तो अब देखिए अगर हम जो सेल है, जो उसके अंदर जो लिक्विड भरा रहे जिसको हम बोल रहे हैं प्रोटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म, तो इस साइटोप्लाज्म से अगर हम मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेन्स को निकाल देते हैं, जैसे मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन्स को हम निकाल देते हैं, तो जो भी लिक्विड बचेगा और उसमें क्या बचेगा, राइबोसोम बचेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइटोसॉल कहेंगे, इसको हम कहेंगे साइटोसॉल। तो साइटोप्लाज्म में जब राइबोसोम केवल है और सभी सेल ऑर्गेन्स निकल गए तो उसको हम क्या कहेंगे, साइटोसॉल कहेंगे। तो देखिए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें केवल केवल राइबोसोम ही होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन्स होते हैं और कोई सेल ऑर्गेन्स होते नहीं है। तो हम जो है प्रोकैरियोट्स में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको साइटोप्लाज्म ना कह करके हम क्या कहते हैं, साइटोसॉल इसीलिए कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम इस सेल से जो है मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस दोनों सेल ऑर्गेन्स को निकाल दें तो जो बचेगा लिक्विड उसको हम क्या कहेंगे, हाइलोप्लाज्म कहेंगे, उसको हम कहेंगे हाइलोप्लाज्म। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारी टर्मिनोलॉजी को हम लोग है
हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया भाई, इन सारी टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टेप्स कौन कौन से हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, स्टेप्स कौन कौन से हैं, है नहीं, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस किए थे, तो इनको भी एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर आपको करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ प्लांट। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा भाई, सिलेक्शन ऑफ प्लांट। तो प्लांट को आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद जो है जिस भी प्लांट पार्ट को आपको क्या करना है, कल्चर करना है, तो आप क्या करोगे, आइसोलेशन ऑफ एक्स प्लांट। तो आप आइसोलेशन ऑफ एक्स प्लांट करोगे, आइसोलेशन ऑफ एक्स प्लांट को आइसोलेट कर लेंगे हम, ठीक है। जब एक्स प्लांट को हमने आइसोलेट कर लिया, हमने कहा कि जो भी चीजें होंगी वो कहाँ पे होंगी, एसेप्टिक कंडीशन में होंगी। तो हम एक्स प्लांट को क्या करेंगे, इसका स्टेरिलाइजेशन करेंगे भाई, स्टेरिलाइजेशन करेंगे, स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट, ठीक है। अच्छा जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनका भी स्टेरिलाइजेशन कर लेंगे, जो भी चीजें हैं सबका क्या करेंगे, स्टेरिलाइजेशन हम कर लेंगे। इसके बाद जो है ये जो एक्स प्लांट है इसको हम क्या करेंगे, इनोकुलेट कर देंगे। तो इनोकुलेशन ऑफ एक्स प्लांट को हम क्या करेंगे, इनोकुलेट कर देंगे न्यूट्रल मीडिया में। न्यूट्रल मीडिया में हमने क्या किया, इनोकुलेट कर दिया, उसको न्यूट्रल मीडिया में हमने रख दिया, ठीक है। अब जब हमने न्यूट्रल मीडिया में रख दिया है तो अब इसको ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, फिर हम इसको क्या करेंगे, इंक्यूबेशन करेंगे, मतलब प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर जो है ह्यूमिडिटी पे इसको हम रख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा भाई, इंक्यूबेशन हो जाएगा, इंक्यूबेशन ऑफ एक्स प्लांट, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए जो है 25 प्लस माइनस 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1000 लक्स लाइट इंटेंसिटी ये जो है रखा जाता है, ठीक है। तो ये फेवरेबल कंडीशन है जिसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें 25 प्लस माइनस 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1000 जो है लक्स लाइट इंटेंसिटी। जिस तरीके से चावल दाल को हम केजी में तौलते हैं उसी तरीके से जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो सघनता है, उसको हम लक्स में जो है नापते हैं। तो 1000 लक्स जो है लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए और 25 प्लस माइनस 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये जैसे हमने प्लस माइनस 12 लिखा हुआ तो कभी ये 37 भी हो सकता है, कभी 25 भी हो सकता है और 25 से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेम्परेचर जो है वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू प्लांट का टिश्यू, कौन सा आप टिश्यू ले रहे हो, कौन सा प्लांट स्पीशीज है, तो इन सारी चीजों पे बेस्ड रहेगा। तो इंक्यूबेशन हमने कर दिया। जब इंक्यूबेशन हम कर देंगे तो 2 से 3 हफ्ते में जो है हमको कैलस का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। 2 से 3 हफ्ते में हमको कैलस का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनिशिएशन ऑफ कैलस। भाई कैलस का इनिशिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा और जब कैलस का इनिशिएशन हो गया तो हमने आपको क्या कहा था भाई, हम इसको सब कल्चर कर लेंगे। भाई हम क्या करेंगे, सब कल्चर कर लेंगे। सब कल्चर का मतलब इस कैलस का कुछ पार्ट जो है हम क्या करेंगे, फ्रेश न्यूट्रल मीडिया में रख देंगे, तो उसी को क्या कहेंगे, सब कल्चरिंग कहेंगे। क्योंकि हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, हमको जो है मल्टीप्लीकेशन करना है, तो सब कल्चरिंग कर लेंगे। अब सब कल्चरिंग हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा भाई, इसके बाद फिर इसमें डिफरेंशिएशन होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, मतलब अलग अलग जो है प्लांट पार्ट जो है बनने लगेंगे। डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट। तो ये डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा जो कंसंट्रेशन है, जो फाइटो हार्मोन्स का कंसंट्रेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई हाई साइटोकाइनिन होगा, हाई साइटोकाइनिन ऑक्सीजन रेशियो होगा, तो क्या होगा, कालोजेनेसिस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इससे पहले, मतलब सूट का फॉर्मेशन होगा। एक मीडिया में हमने सूट का फॉर्मेशन करा लिया, इसके बाद इसको फिर रूटिंग मीडिया में डाल देंगे। रूटिंग मीडिया में क्या होगा, हाई ऑक्सीजन होगा, हाई ऑक्सीजन साइटोकाइनिन रेशियो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, राइजोजेनेसिस हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस हो जाएंगी, तो मतलब डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस यहाँ पे हो गया। अब जब डेवलपमेंट डिफरेंशिएशन हो गया तो इसके बाद क्या होगा भाई, प्लांट तैयार हो गया, तो इसका मतलब फिर रीजनरेशन की प्रोसेस जो है हो जाएगी, मतलब नया पौधा जो है बन जाएगा। इसके बाद रीजनरेशन की प्रोसेस हो जाएगी। अब रीजनरेशन होने के बाद
पौधा देखिए तैयार हो गया। जब पौधा तैयार हो गया तो इसको हम डायरेक्टली फील्ड में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि पौधा क्या है, बहुत ही छोटा है। पौधा क्या है, बहुत ही छोटा है। अगर उसको हम डायरेक्ट धूप में ले जा रहे हैं, डायरेक्ट फील्ड में ले जा रहे हैं, तो फील्ड में देखिए न्यूट्रिएंट्स कुछ भी हैं हमको पता नहीं, और वहाँ पे फंगस है, बैक्टीरिया है, तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा है, पीएच कम है या फिर ज़्यादा है, तो इस तरीके से पौधा जो है खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हमको डायरेक्ट फील्ड पे नहीं लेना है, हमको क्या करना है, हार्डनिंग करना है। हमको जो है हार्डनिंग करना पड़ेगा भाई। जो पौधा है उसकी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हार्डनिंग करना पड़ेगा। अब हार्डनिंग कैसे करेंगे, हार्डनिंग के लिए हमने आपको जो है प्रोसेस बताया है। हार्डनिंग पहले है क्या, इसको समझ लेते हैं। हार्डनिंग का मतलब होता है कि जो है हम जो भी इन विट्रो प्लांटेड को ग्रो किए हुए हैं, जो हमने इन विट्रो मतलब ग्लास कंडीशन में जो भी हमने प्लांटेड को बनाया हुआ है, उसको ग्रेजुअली हम क्या करेंगे, नेचुरल कंडीशन में ले जाएंगे। उसी को क्या कहते हैं, हार्डनिंग कहते हैं। तो इसकी देखिए इंग्लिश में डिफिनीशन जो है बताते हैं कि ग्रेजुअल एक्लाइमेटाइजेशन ऑफ इन विट्रो ग्रोन प्लांटेड टू इन विवो कंडीशन। तो धीरे धीरे हम ग्रेजुअली एक्लाइमेटाइजेशन करते हैं किसका, इन विट्रो ग्रोन प्लांटेड का टू इन विवो कंडीशन। तो उसी को क्या कहते हैं, हार्डनिंग कहते हैं। अब हार्डनिंग करते कैसे हैं, जैसे भाई प्लांटेड तैयार हो गया, तो प्लांटेड का जो मीडियम है, लास्ट वाला मीडियम क्या है, रूटिंग मीडिया है। रूटिंग मीडियम है, तो रूटिंग मीडिया से जो है हम क्या करेंगे, प्लांटेड को निकाल लेंगे। रूटिंग मीडिया से हम प्लांटेड को निकाल लेंगे। देखिए सावधानी पूर्वक जो है सुनिए, जो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से हार्डनिंग करते हैं, इसको चीजों को समझिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूटिंग मीडिया से हमने क्या किया, प्लांटेड को निकाल लिया। रूटिंग मीडिया से प्लांटेड को निकालने के बाद उसको हम क्या करेंगे, वाटर से जो है बहुत ही आराम से थ्रोली उसको वॉश आउट कर लेंगे। थ्रोली इसलिए शब्द लगा हुआ है क्योंकि पौधा बहुत ही छोटा है, अगर उसको हम असावधानी पूर्वक अगर वॉश करेंगे तो पौधा डैमेज हो सकता है। तो इसको हम बहुत ही आसानी सावधानी पूर्वक जो है पौधे को क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे। क्यों वॉश करेंगे, क्योंकि अगर लगा हुआ है, जो प्लांटेड है उसमें क्या लगा हुआ है, अगर लगा हुआ है। और अगर क्या होता है, अगर जो है सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, जो कि मीडिया लिक्विड मीडिया को सॉलिड बनाता है, जो कि लिक्विड मीडिया को सॉलिड बनाता है। तो इस अगर को छुड़ाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, वॉश आउट कर लेंगे। अच्छा, वॉश आउट करने के बाद हम प्लांटेड को जो है, प्लांटेड जो हमारा है उसको हम वेरी लो मिनिमल साल्ट सोल्यूशन में रख देंगे। मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि साल्ट है लेकिन उसका कंसंट्रेशन जो है बहुत ही कम है। तो एक साल्ट सोल्यूशन वाले जो है हम सोल्यूशन में हम उसको जो है क्या करेंगे, प्लांटेड को रख देंगे। कितने घंटे के लिए, 24 से 48 घंटे के लिए हम प्लांटेड को उसमें रख देंगे। तो धुलने के बाद हमने जो है साल्ट सोल्यूशन में उसको 24 से 48 घंटे के लिए रख दिया। अब हम 24 से 48 घंटे बाद इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पॉट में। इसको हम पॉट में ट्रांसफर करेंगे, और इस पॉट में, ये जो पॉट हम लेंगे, इसमें जो है 1:1:1:1 के रेशियो में क्ले सॉइल होगी, लीफ मोल्ड होगी और कोर्स सैंड होगा। मतलब मोटी बालू और लीफ मोल्ड और क्ले सॉइल, ये तीन चीजें होंगी। और तीनों चीजें जो होंगी वो स्टरलाइज होंगी, मतलब एसेप्टिक होंगी, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होंगी। तो इनको स्टरलाइज करने के बाद हम इसमें जो है क्या करेंगे, भर लेंगे पॉट में, और इसी में हम क्या करेंगे, प्लांटेड को भाई लगा देंगे। ये प्लांटेड हमने इसमें लगा दिया। अच्छा, इस प्लांटेड को लगाने के बाद इसको हम कवर कर देंगे ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से हमने कवर कर दिया। इसके बाद इस पॉलीथीन में हम क्या करेंगे, छेद कर देंगे, होल कर देंगे, इसमें पोर बना देंगे, ताकि प्रॉपर जो है एरेशन हो सके, वेंटिलेशन हो सके और ह्यूमिडिटी जो है मेंटेन रह सके। अब इसी कंडीशन में हम इसको 15 से 30 दिन तक जो है रखेंगे। 15 to 30 डेज हम इसको इसी कंडीशन में रखेंगे। अब 1 महीना तक जब पौधा इसी कंडीशन में रहेगा तो पौधा कुछ बड़ा भी हो जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा, मतलब इसकी हार्डनिंग जो है हो जाएगी। इसके बाद फिर जो है हम इसको ट्रांसफर टू दी फील्ड, ट्रांसफर टू दी फील्ड, हम इसको फील्ड में ट्रांसफर कर देंगे या फिर ग्रीन हाउस में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो है मोटा मोटी स्टेप था किसका, प्लांट टिश्यू कल्चर का, कि किस तरीके से हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं। ठीक है,
तो इस चीज को हमने समझ लिया भाई, इस चीज को हमने समझ लिया। हालांकि ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम अदर चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो भी हमने पढ़ा था उन सारी चीजों को हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा देखिए, अब जो है नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स। तो इनको हमने पढ़ा था। तो देखिए, जब भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो हम किस में करते हैं, एसेप्टिक कंडीशन में। किस में करते हैं, एसेप्टिक कंडीशन में। तो एसेप्टिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। तो हम माइक्रोब्स को कैसे अवॉइड करेंगे, कैसे जो है उनको किल करेंगे, कैसे उनको हटाएंगे, उसी टेक्निक को क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है किलिंग और रिमूवल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम एनी सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी सोल्यूशन से, किसी भी एक्स प्लांट की सरफेस से जब हम क्या करेंगे, जो भी माइक्रोब्स हैं उनको या तो किल करें या तो फिर हम उनको रिमूव करें, तो उसी को क्या कहेंगे, स्टेरिलाइजेशन कहेंगे। अब स्टेरिलाइजेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, स्टेरिलाइजेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो देखिए, एक होता है हीट स्टेरिलाइजेशन, हीट स्टेरिलाइजेशन। तो हीट स्टेरिलाइजेशन में क्या है, हम हीट की मदद से, हम जो है हीट की मदद से क्या करेंगे, माइक्रोब्स को किल कर देंगे। तो ये दो तरीके का होता है। एक देखिए होता है ड्राई हीट, एक होता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, है नहीं, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और वेट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो ये दो तरीके का होता है, ठीक है, ये दो तरीके का होता है। अब देखिए, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन जो है ये हॉट एयर ओवन में होता है। ये कहाँ होता है, हॉट एयर ओवन में होता है। हॉट एयर ओवन में 160 से लेकर के 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है मेंटेन करते हैं और इसको 2 से 4 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। क्या रखते हैं, मेटालिक इंस्ट्रूमेंट, ग्लासवेयर, एल्यूमिनियम फॉइल, ये सारी चीजें हम इसमें रखते हैं। जो भी मेटालिक इंस्ट्रूमेंट होंगे, ग्लासवेयर्स होंगे और एल्यूमिनियम फॉइल्स होंगे, उन सारी चीजों को हम कहाँ पे रखेंगे, हॉट एयर ओवन में रखेंगे, कवर करके, नहीं वो कवर करके हम इसमें रखेंगे 2 से 4 घंटे के लिए 160 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या होगा, जो भी माइक्रोब्स होंगे वो किल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए वेट हीट स्टेरिलाइजेशन। वेट हीट स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या है कि हम यहाँ पे ऑटोक्लेव मशीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई, ऑटोक्लेव मशीन का यूज करेंगे। ऑटोक्लेव मशीन जैसे कि आप प्रेशर कुकर देखते हो, जस्ट उसी प्रिंसिपल पे काम करती है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, यहाँ पे जो है प्रेशर जनरेट होता है, जैसे कि प्रेशर कुकर में जनरेट होता है, उसी तरीके से प्रेशर कुकर। और प्रेशर बहुत ही जो है क्या नाम है, हीट के साथ में 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 15 psi का जो है प्रेशर। 15 psi मतलब प्रेशर पर स्क्वायर इंच, प्रेशर 15 psi, प्रेशर पर स्क्वायर इंच, इतना जो है प्रेशर रहेगा, ठीक है। और इसी प्रेशर और टेम्परेचर पे 15 से 20 मिनट के लिए जो है हम इसको क्या करेंगे भाई, रखेंगे। तो जो भी माइक्रोब्स होंगे वो क्या होंगे, किल हो जाएंगे, जो भी माइक्रोब्स होंगे वो किल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स मीडिया है उसको कल्चर वेसल में रख करके, प्लास्टिक कैप से कवर करके या फिर एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके हम जो है इसमें रखते हैं। अच्छा, ऑटोक्लेविंग का थोड़ा सा जो है डिसएडवांटेज ये है कि पीएच जो है वो 0.3 से 0.5 डिग्री मतलब यूनिट तक चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा ऑटोक्लेव की ये दिक्कत है, क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडिया करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती है। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स का जो है हम आसानी से इसमें स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हीट स्टेरिलाइजेशन। हीट स्टेरिलाइजेशन हमने समझ लिया भाई। इसके बाद देखिए, हीट स्टेरिलाइजेशन के बाद कौन सा स्टेरिलाइजेशन है, देखिए फ्लेम स्टेरिलाइजेशन। इसके बाद फ्लेम स्टेरिलाइजेशन। फ्लेम स्टेरिलाइजेशन में क्या है भाई, देखिए फ्लेम मतलब क्या होता है, ज्वाला, आग की ज्वाला, आग की लौ, है नहीं, फ्लेम। तो इसमें क्या है, जैसे कि जब भी हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे फोर्सेप यूज कर रहे हैं, नीडल्स यूज कर रहे हैं, स्काल्पेल्स यूज कर रहे हैं, या फिर जो फ्लास्क यूज कर रहे हैं, उसका जो माउथ है उसको यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, हम उसको फ्लेमिंग करेंगे, मतलब हम उसकी आग की लौ में जो है उसको इस तरीके से टच करेंगे जिससे जो भी माइक्रोब्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, नीडल्स या फिर स्काल्पेल्स या फिर जो फोर्सेप्स हैं
उनको पहले हम 95% जो है 95% अल्कोहल में हम क्या करेंगे, हम 95% अल्कोहल में उनको डिप कर देंगे। 95% अल्कोहल में हम इनको डुबा देंगे। डुबाने से क्या होगा कि इसमें अल्कोहल जो है लग जाएगा और फिर उसके बाद हम इनकी क्या करेंगे, फ्लेमिंग कर देंगे भाई। फिर हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो भी माइक्रोब्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अच्छा, फ्लेमिंग करने के बाद कूलिंग भी करना है। ये नहीं कि भाई हमने जो है फ्लेमिंग तो कर लिया और जो नीडल्स है या स्काल्पेल्स है, जो फोर्सेप्स है, वो जल रही है और उसके बाद हमने उससे क्या एक्सप्लांट को पकड़ लिया, तो क्या होगा, सेल जो है डैमेज हो जाएंगी। तो ये नहीं करना है। फिर कूलिंग भी कर लेना है। तो 95% अल्कोहल में डिप करेंगे, फ्लेमिंग करेंगे, फिर कूलिंग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा फ्लेम स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो फ्लेम स्टरलाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद भाई क्या करना है, इसके बाद देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके बाद देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसे कि मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, नहीं साल्ट हो गए, मतलब जो भी, कहने का मतलब है जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उनको हम ऑटोक्लेव कर नहीं सकते हैं, उनको हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कर नहीं सकते हैं, हम उनमें केमिकल तो अलग से डाल नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर फिल्टर स्टरलाइजेशन इसको बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक होता है सीटीज फिल्टर, ये एक छन्नी है, नहीं सीव है। तो इसका जो पोर साइज है वो लेस देन 0.2 माइक्रोन मीटर है। पोर साइज बहुत ही छोटा है, इतना माइक्रोन मीटर है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है, आपको पता है नहीं। तो ये पोर साइज है। इससे हम क्या करते हैं, जो भी मतलब जैसे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इनकी सबकी क्या करते हैं, इनको सबको छान लेते हैं। तो जिससे जो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल स्पोर है, वो सब क्या होते हैं, वो छन जाते हैं। तो इस तरीके से हम फिल्टर स्टरलाइजेशन करते हैं। तो फिल्टर स्टरलाइजेशन हो गया और फ्लेम स्टरलाइजेशन हो गया और हीट स्टरलाइजेशन हो गया। इसके बाद देखिए यूवी लाइट का हम इस्तेमाल करते हैं। यूवी लाइट, यूवी स्टरलाइजेशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये एक्चुअली देखिए जो चैम्बर होता है, जो लेमिनार एयर फ्लो होता है, लेमिनार एयर फ्लो है नहीं, लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर होता है। इसमें होता क्या है कि इसमें यूवी लाइट की व्यवस्था होती है। स्विच ऑन करिए, यूवी लाइट जलने लगती है। यूवी लाइट से क्या होता है, यहाँ से जो एयर निकलती है, यहाँ से जो एक एयर निकलती है नहीं, हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर, हेपा, हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर जो है इससे निकलती है। 1.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, एयर निकलती है। तो एयर का स्विच ऑन कर दिया, यूवी लाइट का स्विच ऑन कर दिया, तो जो एयर होगी वो क्या होगी, फिल्टर मतलब स्टरलाइज होकर के यहाँ से निकलेगी। तो इसकी जो सरफेस है, जो यहाँ पे माइक्रोब्स होंगे, वो सब जो है क्या होंगे, इंटीरियर पोर्शन इसका पूरा जो है लेमिनार एयर फ्लो का क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। फिर जो भी चीजें हैं हम इसी के अंदर जो है करते हैं। जो भी प्लांट टिश्यू कल्चर का वर्क है हम लेमिनार एयर फ्लो के अंतर्गत करेंगे। लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर, तो जो इसका चैम्बर का इंटीरियर पोर्शन है वो जो है यूवी स्टरलाइजेशन होगा, यूवी लाइट से जो है स्टरलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर जो है निकलेगी और ये यूवी लाइट से स्टरलाइज होगी, जिससे जो है इसका पूरा इंटीरियर पोर्शन क्या होगा, इन्फेक्शन फ्री हो जाएगा, डिसकंटामिनेट हो जाएगा नहीं। और इसकी जो सरफेस है इसको हम 70% एल्कोहल से विप भी कर देते हैं, 70% एल्कोहल से विपिंग भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है किया जा सकता है। वाइपर आता है ना पोंछने वाला, तो उसी तरीके से विपिंग करते हैं 70% एल्कोहल से। तो ये है, ये भी एक स्टरलाइजेशन टेक्निक है, वाइपिंग विद 70% एल्कोहल। तो ये हो गया और यूवी लाइट स्टरलाइजेशन हो गया। तो इन स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स को आपने समझा। इसके बाद एक स्टरलाइजेशन टेक्निक्स और बचती है भाई, उसका नाम है केमिकल स्टरलाइजेशन। इसका नाम है केमिकल स्टरलाइजेशन, केमिकल स्टेरिलाइजेशन, केमिकल स्टरलाइजेशन। अब केमिकल स्टरलाइजेशन को देखिए सरफेस स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं, इसको हम
सरफेस स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सरफेस स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सरफेस स्टरलाइजेशन भी इसको बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे केमिकल यूज किए जाते हैं। और स्टरलाइजेशन किसका करते हैं? केमिकल स्टरलाइजेशन हम करते हैं एक्स प्लांट का। केमिकल स्टरलाइजेशन किसका करते हैं? हम एक्स प्लांट का करते हैं। एक्स प्लांट का मतलब क्या है? जो भी प्लांट पार्ट प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए यूज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एक्स प्लांट कहेंगे। और एक्स प्लांट का स्टरलाइजेशन कैसे होगा? केमिकल स्टरलाइजेशन होगा। कौन कौन से केमिकल यूज होंगे? देखिए, एक केमिकल तो आप जानते ही हैं, 70%, 70% एल्कोहल, ये तो आपको पता ही है भाई, तो आपको पता ही है। और सोडियम हाइपोक्लोराइड है नहीं, देखिए सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और ब्रोमीन वाटर, इन सब का 1% सोल्यूशन जो है यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनके द्वारा स्टरलाइजेशन जो है किया जाता है एक्स प्लांट का। ठीक है, तो ये आपने समझा। तो इस तरीके से स्टरलाइजेशन टेक्निक्स जो है हमने समझ ली। अच्छा, अब जो है ना, जितना भी पोर्शन हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे, जाने थे, समझे थे, वो सारी चीजें हो गई। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेल सस्पेंशन कल्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है आज सेल सस्पेंशन कल्चर जो है पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? सेल सस्पेंशन कल्चर, ये हमारा आज का जो है टॉपिक रहेगा। तो देखिए, इसका जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम इसमें क्या करेंगे? सेल को सस्पेंड कर देंगे, उसका कल्चर करेंगे। तो इसमें हम इंडिविजुअल कोशिकाओं का जो है कल्चर करेंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेल सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो वर्क है वो गॉटलीब हेबरलैंड नाम के साइंटिस्ट ने किया था। गॉटलीब हेबरलैंड ने जो है 1902 में 1902 में जो है सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स की जो कोशिक लीफ है, फ्लावरिंग प्लांट्स की लीफ से जो है इन्होंने सेल्स को जो है इन्होंने कल्चर किया था। फ्लावरिंग प्लांट्स की लीफ लिया, उससे जो है कल्चर किया था। तो इन्होंने पाया था कि जो कोशिकाएं हैं वो कई सप्ताह तक जो है लिविंग बनी रही, मतलब जीवित बनी रही। अच्छा, उनमें एक्सपेंशन भी हुआ, सेल जो है इलोंगेट हुई थी, सेल जो है इलोंगेट हुई और सर्वाइव्ड फॉर फ्यू वीक्स। तो कई सप्ताह के लिए जो है ये सर्वाइव भी की और इलोंगेट भी की। लेकिन जो गॉटलीब हेबरलैंड है वो नया पौधा रीजनरेट नहीं कर पाए, मतलब सेल में जो है डिवीजन एक प्रकार से नहीं हुआ, लेकिन कोशिकाएं कई सप्ताह तक जीवित भी रही और उन्होंने इलोंगेशन भी जो है शो किया। तो इस तरीके से गॉटलीब हेबरलैंड एक कंक्लूजन पे आए कि जो प्लांट की सेल्स हैं उनसे जो है नया पौधा तैयार किया जा सकता है, मतलब उनके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो डिवाइड भी हो सकती हैं और इलोंगेट भी हो सकती हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, मतलब उन्होंने एक सब समझिए जो है ये दिया, प्रोवाइड किया। तो वहीं से फिर जो है प्लांट टिश्यू कल्चर जो है समझिए होने लगा। और ये पता चल गया कि भाई प्लांट सेल जो है टोटीपोटेंट होती हैं, प्लांट सेल जो है वो टोटीपोटेंट होती हैं, मतलब उनसे जो है हम होल प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए गॉटलीब हेबरलैंड को फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर किसको कहते हैं? गॉटलीब हेबरलैंड। ठीक है, तो गॉटलीब हेबरलैंड ने भैया इस पे काम किया था। अब देखिए सेल सस्पेंशन कल्चर। अब सेल सस्पेंशन कल्चर के लिए भाई हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि हम कोई भी एक्सप्लांट लेकर के आएंगे, जिस भी प्लांट पार्ट का हमको करना है कल्चर, तो हम कोई भी एक्सप्लांट लेकर के क्या आएंगे भैया? हम कोई भी एक्सप्लांट लेकर के आएंगे और इसको हम सॉलिड मीडिया में, इसको हम क्या करेंगे? सॉलिड मीडिया में इसको हम ग्रो कराएंगे, इसको हम सॉलिड मीडिया में ग्रो कराएंगे। अब सॉलिड मीडिया में जब ग्रो कराएंगे तो ये कैलसिंग जो है स्टार्ट कर देगा। जैसे हमने आपको बताया प्लांट टिश्यू कल्चर के जो स्टेप हमने बताया ना आपको, तो इसमें क्या होगा? कैलस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड मीडिया में कैलस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब कैलस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तो हमको क्या करना है? कैलस को जो है लेकर के सब कल्चरिंग कर लेनी है। हमको क्या कर लेना है? सब कल्चरिंग कर लेना है। सब कल्चरिंग से क्या होगा? एक अच्छा अमाउंट जो है कैलस का हमको
मिल जाएगा, मतलब इसका एक प्रकार से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया कि सब कल्चरिंग हम किस लिए करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए करते हैं। तो हमको जो है रीजनेबल अमाउंट, हमको जो है रीजनेबल अमाउंट हमको मिल जाएगा किसका, कैलस का। अब जब हमको रीजनेबल अमाउंट मिल जाएगा कैलस का, तो हम क्या करेंगे, इस कैलस को, अभी तक तो हमने सॉलिड मीडिया में जो है इसको ग्रो कराया है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिक्विड मीडिया में जो है ग्रो कराएंगे। किसमें ग्रो कराएंगे, लिक्विड मीडिया में हम इसको ग्रो कराएंगे। देखिए ये जो कैलस होगा ये दो तरीके का होता है, एक तो फ्रीएबल, दूसरा कंपैक्ट। एक होता है कंपैक्ट कैलस और दूसरा होता है फ्रीएबल कैलस, ठीक है। एक कंपैक्ट कैलस और दूसरा फ्रीएबल कैलस। तो जो कंपैक्ट कैलस होता है इसमें जो सेल्स होती हैं वो डेंसली जो है एसोसिएटेड होती हैं, ये जो है डेंसली एसोसिएटेड होती हैं, तो इनसे सेल सस्पेंशन कल्चर नहीं करते हैं। फ्रीएबल्स, जो फ्रीएबल कैलस है, जो फ्रीएबल कैलस है इससे जो है हम लोग सेल सस्पेंशन कल्चर करते हैं। तो इस फ्रीएबल कैलस को हम ले लेंगे और एक होमोजेनाइजर होता है, होमोजेनाइजर में हम इस तरीके से उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा लिक्विड मीडिया डालने के बाद उसको हम इस तरीके से प्रेस करेंगे, जिससे जो कोशिकाएं हैं वो पूरे लिक्विड मीडिया में फैल जाएंगी। उसके बाद उसको हम अनदर जो है फ्लास्क में, जिसका वाइड माउथ होगा, जो फ्लास्क लेंगे वो वाइड माउथ वाला जो है फ्लास्क होना चाहिए, तो उसमें फिर हम ले जा करके लिक्विड मीडिया में हम क्या करेंगे, सेल को जो है कल्चर करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है सेल सस्पेंशन कल्चर की। तो सेल सस्पेंशन कल्चर भाई एक लिक्विड जो है मीडियम होता है जिसमें कि हम जो है सेल्स को सस्पेंड कर देते हैं और वो सेल जो है वहीं पे ग्रो करती हैं। तो इस तरीके से सेल सस्पेंशन कल्चर होता है। अच्छा, सेल सस्पेंशन कल्चर जो है ये जब हम करते हैं तो इसमें दो तीन तरीके की जो है प्रोसेस होती है। एक होता है देखिए बैच कल्चर, एक होता है बैच कल्चर। तो ये जो बैच कल्चर होता है इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया लेते हैं। जो न्यूट्रिएंट मीडिया का अमाउंट रहेगा वो फिक्स रहेगा, जो वॉल्यूम रहेगा ये फिक्स्ड रहेगा। तो सस्पेंशन कल्चर विथ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया वो क्या कहलाएगा, बैच कल्चर कहलाएगा। मतलब हमने जो है एक बार यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया और जो भी ग्रोथ होनी होगी वो होगी, उसके बाद फिर न्यूट्रिएंट मीडिया इसमें ऐड नहीं करना है, तो इसको हम बोलेंगे बैच कल्चर। बैच कल्चर में एक बार केवल न्यूट्रिएंट मीडिया पड़ जाएगा, उसके बाद फिर न्यूट्रिएंट मीडिया उसमें डाला नहीं जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, बैच कल्चर कहलाएगा। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें हम फिर से न्यूट्रिएंट मीडिया नहीं डाल रहे हैं, तो बैच कल्चर में जब हम एक ग्राफ की बात करते हैं, जो ग्रोथ हो रही है कोशिकाओं की, यहाँ पे जैसे हम मान ले रिलेटिव ग्रोथ ऑफ सेल्स, रिलेटिव ग्रोथ ऑफ सेल्स, और ये हम मान लें टाइम, ये हम मान लें टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ये यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरीके से बढ़ेगा, फिर ये फिर इस तरीके से नीचे आने लगेगा। तो इस तरीके से एक एस शेप्ड का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, एस शेप्ड का स्ट्रक्चर बनेगा, या फिर इसको बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, एस शेप्ड कर्व या फिर सिग्मोइड कर्व इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कई फेज होती हैं, ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी फेजेज जो है होती हैं बैच कल्चर में। जब हम कल्चर करते हैं तो जो कोशिकाओं की ग्रोथ होती है वो किन किन फेज को प्रदर्शित करती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली फेज होती है लैग फेज, इसको बोलते हैं लैग फेज। लैग फेज में क्या होता है, सेल अपने आप को डिवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने कल्चर को एक प्रकार से इनिशिएट किया है, हमने जो है यहाँ पे केवल उसको क्या कल्चर में रखा है। तो यहाँ पे लैग फेज में क्या होगा, सेल अपने आप को प्रिपेयर करेंगी डिवीजन के लिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे डिवीजन बहुत फास्ट होगी, इसको बोलेंगे लॉग फेज, इसको बोलेंगे लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। तो यहाँ पे डिवीजन की रेट जो है बहुत ही तेज होगी, कोशिकाएं बहुत फास्ट जो है डिवीजन स्टार्ट कर देंगी। अच्छा, इसके बाद ये जो फेज होगी ये लीनियर फेज होगी, यहाँ पे डिवीजन बहुत तेज नहीं होगा, डिवीजन जो होगा वो बहुत तेज नहीं होगा, लेकिन सेल का जो एक्सपेंशन है, जो सेल है वो साइज में इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे लीनियर फेज में क्या होगा, सेल
का जो एक्सपेंशन रेट है वो बढ़ेगा, लेकिन सेल का जो डिवीजन रेट है वो कम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये जो होगा ये हो जाएगा डेसिलरेशन फेज, ये हो जाएगा डेसिलरेशन फेज, ये हो जाएगा भाई डेसिलरेशन फेज या फिर प्रोग्रेसिव डिक्लाइन। तो यहां से क्या होगा, क्योंकि अब न्यूट्रिएंट मीडिया क्या हुआ, खत्म हो गया। हमने एक ही बार न्यूट्रिएंट मीडिया दिया, दूसरी बार फिर न्यूट्रिएंट मीडिया हम नहीं दे रहे हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया के साथ में जो है जो भी सेल सस्पेंशन कल्चर होगा उसको हम क्या कहेंगे, बैच कल्चर कहेंगे। फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया, यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडिया का जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उसके बाद हमको ऐड ऑन नहीं करना है। तो न्यूट्रिएंट मीडिया खत्म हो गया तो सेल क्या होगा, धीरे 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 खत्म होने लगेंगी, वो एक्सपायर होने लगेंगी। तो इस तरीके से ये जो है कर्व बनता है किसमें, बैच कल्चर में। ठीक है, तो बैच कल्चर को हमने समझ लिया। सेल सस्पेंशन कल्चर का एक टाइप है क्या, बैच कल्चर है। अब बैच कल्चर के बाद देखिए होता है कंटिन्यूअस कल्चर। बैच कल्चर के बाद कंटिन्यूअस कल्चर, बैच कल्चर के बाद कंटिन्यूअस कल्चर। अब देखिए कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होगा, जैसा कि हमने बैच कल्चर में कहा भाई फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट मीडिया है वो फिक्स नहीं रहेगा। यहाँ पे हमने इसको जो है कल्चर किया, ये हमने क्या किया भाई, कल्चर किया, जो भी ग्रोथ हुई सेल सस्पेंशन कल्चर हमने किया, और जो भी इसमें ग्रोथ हुई उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और जो स्पेंट मीडिया है, जो बचा कुचा मीडिया है, इसको भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम जो है सेल्स रख देंगे, ऐसा नहीं कि पूरा सेल हम नहीं निकालेंगे इसमें, लेकिन हम इसका कुछ पार्ट जो है निकालेंगे। जो भी ग्रोथ हुई है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है, उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हम यहाँ से निकाल लिया, और स्पेंट मीडिया, जो भी थोड़ा बहुत मीडिया बचा हुआ है उसको भी निकाल लिए। अच्छा, जितना जो है इधर से निकलेगा उतना ही जो है इधर ऐड कर दिया जाएगा। तो वॉल्यूम जो है मेंटेन रहेगा, वॉल्यूम मेंटेन रहेगा उतना ही, लेकिन जितना इधर जो है आउटफ्लो होगा उतना ही इधर इनफ्लो कर दिया जाएगा। मतलब कंटिन्यू जो है सप्लाई होता रहेगा फ्रेश मीडिया लगातार जो है सप्लाई होता रहेगा, और जो सेल्स हैं, जो ग्रोथ है उसको निकाल लिया जाएगा, और स्पेंट मीडिया जो है निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कंटिन्यूअस कल्चर है, जैसा कि हम इसमें कह रहे हैं कि कंटिन्यू हम सप्लाई करते रहेंगे न्यूट्रिएंट मीडिया को, तो ये भी दो तरीके का होता है। देखिए एक होता है, देखिए ओपन कंटिन्यूअस, दूसरा होता है क्लोज कंटिन्यूअस। तो ओपन कंटिन्यूअस में क्या है कि हम देखिए यहाँ पे स्पेंट मीडिया भी निकाल रहे हैं, और जो ग्रोथ हुई है उसको भी निकाल रहे हैं, और उसी के रिगार्डिंग हम जो है यहाँ पे सप्लाई कर दे रहे हैं फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया। तो इसका देखिए ग्रोथ, इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, ये हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हम जो है स्टार्ट होगी सेल डिवीजन, फिर इसके बाद ये होगी लीनियर फेज में चली जाएगी। अच्छा, इसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जो भी ग्रोथ हुई है उसको निकाल ले रहे हैं, लेकिन जो हमने यहाँ पे जो भी डाला था सैंपल, जो भी एक्सप्लांट डाला था वो तो है ही है ना, वो तो है ही है, वो तो ग्रोथ जो है उसी तरीके से बनी रहेगी। बाकी एक्स्ट्रा चीजें हम क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, और उसके हम फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दे रहे हैं। तो ये यहाँ से ग्रोथ तेज होगी, इसके बाद लीनियर फेज में आएगी, और फिर ये जो है एक प्रकार से स्टेशनरी फेज में चली जाएगी। इसमें चली जाएगी, स्टेशनरी फेज में चली जाएगी। तो टाइम बिंग जो भी ग्रोथ है उसमें जो है ये सेम का सेम बनी रहेगी। तो ये जो है स्टेशनरी फेज यहाँ पे हो जाएगी। बाकी सारी फेजें जो है क्या रहेंगी, ये लीनियर रहेगी, ये लॉग रहेगी, और ये लैग फेज रहेगी। और ये जो है यहाँ से जो थोड़ा सा डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा वो यहाँ पे प्रोग्रेसिव डिक्लाइन होगा, उसके बाद जो है ये लीनियर फेज में बना रहेगा। तो इस तरीके से जो ओपन कंटिन्यूअस का ग्राफ है वो इस तरीके का बनेगा। ओपन कंटिन्यूअस का जो ग्राफ बनेगा, जो कर्व बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। अच्छा, इसके बाद क्लोज कंटिन्यूअस में क्या होगा, क्लोज कंटिन्यूअस में क्या होगा, देखिए क्लोज कंटिन्यूअस में क्या होगा, जैसा हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इसमें से क्या कर रहे हैं, हम सेल की जो ग्रोथ हुई है उसको भी निकाल ले रहे हैं, और न्यूट्रिएंट मीडिया जो बचा कुचा स्पेंट न्यूट्रिएंट मीडिया है उसको भी निकाल ले रहे हैं। लेकिन क्लोज में क्या होगा कि हम सेल को नहीं निकाल लेंगे, हम सेल ग्रोथ को नहीं निकाल लेंगे, जो स्पेंट मीडिया है उसको निकाल लेंगे, और उसके रिगार्डिंग हम जो फ्रेश मीडिया है वो डाल देंगे। हम देखिए
कल्चर में जो ग्रोथ हुई है उसको हम नहीं निकाल रहे हैं, हम फ्रेश मीडिया ऐड ऑन कर दे रहे हैं। जब फ्रेश मीडिया ऐड ऑन कर देंगे तो जो ग्रोथ है, ये जो ग्रोथ है ये क्या होगी, ये कंटिन्यू होती रहेगी, क्योंकि हम उसको निकाल ही नहीं रहे हैं। तो टाइम बीइंग जो है उसकी ग्रोथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी भाई, बढ़ती जाएगी रिलेटिव ग्रोथ। तो इस तरीके का कर्व किस में बनेगा, क्लोज कंटिन्यूअस में बनेगा। इस तरीके का ग्रोथ कर्व जो है क्लोज कंटिन्यूअस में बनेगा, क्योंकि हम यहाँ से सेल को नहीं निकाल रहे हैं, हम स्पेंट मीडिया को निकाल करके दूसरा फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया इसमें ऐड ऑन कर दे रहे हैं। तो क्लोज कंटिन्यूअस में इस तरीके का जो है कर्व बनेगा। तो इन सारी चीजों को आपको समझना है नहीं। अच्छा, इसके बाद ये जो हम ऐड कर रहे हैं, जो फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड कर रहे हैं, ये किस आधार पर कर रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये देखिए, इसमें दो तरीके के होते हैं, तो कीमोस्टैट और दूसरा होता है टर्बिडोस्टैट। एक तो कीमोस्टैट, दूसरा टर्बिडोस्टैट। तो कीमोस्टैट मतलब हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके आधार पर, जो केमिकल्स हैं उसके आधार पर जो है हम ऐड करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। और टर्बिडोस्टैट का मतलब है कि जो मटमैलापन है, जो टर्बिडिटी है, जो स्पेंट मीडिया है उसकी टर्बिडिटी के आधार पर जो है हम फ्रेश मीडिया उसमें ऐड करते हैं। तो ये दो तरीके से जो है हम जो भी फ्रेश मीडिया है उसको ऐड करते हैं कंटिन्यूअस कल्चर में। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो है कल्चर है इसी में, वो है सेमी कंटिन्यूअस। सेमी कंटिन्यूअस, सेमी कंटिन्यूअस है। इसके बाद भाई सेमी कंटिन्यूअस। अब सेमी कंटिन्यूअस में क्या होगा, इसमें देखिए क्या होता है, ड्रेन एंड रिफिल वाली प्रोसेस होती है। ड्रेन एंड रिफिल, ड्रेन एंड रिफिल, ठीक है, ड्रेन एंड रिफिल। तो यहाँ पे क्या है, जो भी हम कल्चर कर रहे हैं, जो भी हम कल्चर कर रहे हैं भाई, जो भी ग्रोथ हुई इसको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा खाली कर देंगे। पूरा का पूरा खाली कर देंगे मतलब हमने क्या किया, ड्रेन कर दिया। और इसके बाद फिर से हम फ्रेश जो है, मतलब कल्चर भी फ्रेश और न्यूट्रिएंट मीडिया भी फ्रेश डालेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, एक बार तो यहाँ पे ग्रोथ इस तरीके से होगी, इसके बाद ये नीचे आ जाएगा, फिर ग्रोथ होगी, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ग्रोथ होगी, फिर नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके का कर्व बनेगा किसमें, सेमी कंटिन्यूअस कल्चर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है सेल सस्पेंशन कल्चर के वेरियस एस्पेक्ट को समझ लिया। ठीक है, तो सेल सस्पेंशन कल्चर में भाई हम लिक्विड मीडिया में सेल को जो है सस्पेंड करा के उनको जो है क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं। इस पे सबसे पहला काम जो है हैबरलैंड नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।